हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली आईएएस चैनल। मेरा नाम संतोष है। आज हम थॉर्नवेट क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। नाउ ये स्पेसिफिकली जो है ये जीएस के लिए या फिर प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। थॉर्नवेट का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर पढ़ते हैं। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर हो जाए तो थॉर्नवेट का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंड करना काफ़ी इजी हो जाता है। सो इससे पहले जो हमने कोपन का पढ़ा था, तो कोपन का क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में काफ़ी टफ लगता है, बट व्हेन यू कम टू थॉर्नवेट कोपन लगता है कि बहुत ईजी था। सो इन्होंने काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर दिया था। इन्होंने अराउंड 32 क्लाइमेटिक जोन्स दे दिए थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, विच वॉज लाइक अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ द क्लाइमेट्स इन द होल वर्ल्ड। एनीहू हम 32 के बारे में नहीं पूछा जाता है लकीली। ऑप्शनल के अंदर भी मोस्टली जो पूछा जाता है कि थॉर्नवेट के बेसिक्स क्या थे, किस बेसिस पे इन्होंने अपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस दिए थे, कोपेन से कितना डिफरेंट था ये, इनका क्रिटिसिज्म क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में जनरली पूछा जाता है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं आज हम। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्ड कि कौन सा क्लाइमेट था, इनका कौन कौन सी इंडाइसेस इन्होंने यूज़ करी थी, इन सब के बारे में हमने ऑप्शनल का जो कोर्स है हमारा ओनली आईएएस पे, उसमें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है। ये मोस्टली एज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो टू एवरीवन है हु गेट्स टू नो कि थॉर्नवेट का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन क्या था। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कोपन का जो क्लासिफिकेशन आया था उसके ऑलमोस्ट अराउंड उसी टाइम के अंदर थॉर्नवेट जो थे इन्होंने अपना क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। कोपन ने 1918 के आसपास दिया था और थॉर्नवेट ने 1931 के अंदर पहली बार दिया था, और 1931 में कोपन ने अपना क्लासिफिकेशन मॉडिफाई करके दिया था। सो उसी टाइम पे अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने C.W. थॉर्नवेट ने क्या करा कि पूरे नॉर्थ अमेरिका का एक क्लाइमेटिक मैप बनाया था। उसके बाद इन्होंने 1933 में 1938 के अंदर इन्होंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देना स्टार्ट करा, और इन्होंने डिफरेंट आई वुड से आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो 1931 में जो सबसे पहला थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन आया था, इट वॉज बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट जिस पे कोपन का बेस था। कोपन ने भी यही बोला था कि वेजिटेशन देख के मैं क्लाइमेट बता दूंगा, वेजिटेशन इज द इंडिकेटर ऑफ द क्लाइमेट टाइप। सो ऑन द सिमिलर लाइन्स 1931 में थॉर्नवेट गेव द क्लासिफिकेशंस। तो इन्होंने क्या करा था, नॉर्थ अमेरिका का पूरा मैप बनाया था, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका का ही बनाया था, और उन्होंने इसके क्लाइमेट को दो क्लाइमेट में डिवाइड कर दिया था, मॉइस्ट क्लाइमेट एंड ड्राई क्लाइमेट। एज यू कैन सी यहाँ पे मेरा रॉकीज वाला एरिया भी आता है, तो इसके बेसिस पे इन्होंने, इसके बारे में हमको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नॉट मच ऑफ अवर नीड। इंपॉर्टेंट देखो, थॉर्नवेट के क्लासिफिकेशन में ना कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन क्या होता है, इवोपोट्रांसपिरेशन क्या होता है, प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस क्या होता है, टेम्परेचर इफेक्टिवनेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो थॉर्नवेट ने क्या करा कि जब उन्होंने बताया कि मेरा प्रिसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, अच्छा एक तो आई एम रीडिंग द कमेंट्स, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि सब मैम का है विच इज़ वेरी फनी। इट्स नॉट माइंड, इट्स जस्ट लाइक कि टीचिंग स्टाइल। तो यू नो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं जब हम चीज़ों को मेरी लेके समझते हैं, तो वो आपकी भी है, जितनी वो मेरी है वो उतनी आपकी भी है। ऑलराइट, ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, एंड सब कुछ हमारा है, डोंट यू वरी। तो प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर इन्होंने पहले जो लिया था फैक्टर कि इसके बेसिस पे दीज आर द थिंग्स विच कंट्रोल कि किस टाइप का वेजिटेशन होगा यहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने फिर थोड़ा और जब डिटेल्ड एनालिसिस करा, तो उन्होंने बोला कि it is not just about the precipitation and temperature, it is about the evaporation also. Evaporation is also a very important factor. प्रिसिपिटेशन एंड इवोपरेशन के अंदर हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? प्रिसिपिटेशन इज व्हाट माई क्लाउड्स आर गिविंग मी, माई रेनफॉल, और आई कैन से माई इनकमिंग, आई कैन सिंपली से ना कि मेरी इनकमिंग कितनी है। जब इवोपरेशन होता है, विच मीन्स कि चाहे सॉइल से हो, चाहे वो मेरा ट्रांसपिरेशन से हो, पेड़ पौधों से हो, वाटर लिक्विड से वापस वेपर गैसियस स्टेज के अंदर जब आ जाता है, तो इवोपरेशन में हमारा पानी जो है वो सरफेस से एटमॉस्फेयर के अंदर लॉस हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स टेक इट फ्रॉम एन एग्जांपल कि आपने एक
पेड़ लगाया है, एक छोटा सा प्लांट लगाया है, बट इसमें जो जिसमें आपने प्लांट लगाया है उस वास के अंदर एक छोटा सा छिद्र है, एक होल है जिसमें से पानी निकल जाता है। तो आपने क्या करा, इस प्लांट को 10 लीटर का पानी दिया, लेकिन आपने क्या देखा कि 5 लीटर का पानी जो है वो ऐसे ही बह गया है, जो प्लांट की ग्रोथ में काम नहीं आया है। तो नेट आपके पास कितना लीटर पानी होगा जो आपको प्लांट की ग्रोथ में काम आया, 5 लीटर। ठीक है, तो ये 10 लीटर यहाँ पे प्रिसिपिटेशन है, ये 5 लीटर यहाँ पे इवोपरेशन है, और ये 5 लीटर मेरा पोटेंशियल, ये 5 लीटर मेरा प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस है। ठीक है, अभी देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस को देखो। प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, हम किसी चीज़ को आप इफेक्टिव कब बोलते हो कि जब जैसे हम बोलते हो ना कि ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस चीज़ के लिए आपको मेडिसिन लेनी थी वो चीज़ हो रही है। तो प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, प्रिसिपिटेशन क्यों हो रहा है, प्लांट की ग्रोथ के लिए। लेट्स जस्ट अज्यूम, क्योंकि हम वेजिटेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस या प्रिसिपिटेशन इफिशिएंसी जो हम बोलते हैं, ये वो अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन होता है जो एक्चुअली नेट या एक्चुअल अमाउंट विच इज़ अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन इफिशिएंसी रेशियो, जब मैं पीई रेशियो निकालूंगी तो ये पीई रेशियो के अंदर बहुत सिंपल है कि मंथली मेरा प्रेसिपिटेशन कितना हुआ और कितना इवोपरेशन हो गया। अगर इन दोनों का मैं रेशियो निकाल लूँ तो मुझे प्रेसिपिटेशन इफिशिएंसी मिल जाएगी, है ना। लेट्स जस्ट से कि प्रेसिपिटेशन 100 सेंटीमीटर हुआ और उसमें से टोटल इवोपरेशन जो है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास चला गया, तो मेरा 2:1 रेशियो के अंदर हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 150 सेंटीमीटर इवोपरेशन हो गया, देन इट गोज इनटू डाउन लाइन्स कि नहीं, अभी आपका इवोपरेशन इज मोर देन प्रिसिपिटेशन, तो वहाँ पे ड्राई क्लाइमेट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट माय प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इज। तो उसके बेसिस पे हमने क्या करा, मॉइस्चर देखा कि जितना प्रिसिपिटेशन इंडेक्स कम होता जाएगा उतना ही मॉइस्चर कम होता जाएगा, और आई वुड से कि उतना ही इवोपरेशन वुड बी मोर देन प्रिसिपिटेशन। सिंपल चीज़ है ना, है ना। तो उसी चीज़ पे इन्होंने 5 ह्यूमिडिटी जोन बताए थे, ABCDE, ए से लेके ई तक मॉइस्चर या फिर प्रिसिपिटेशन इंडेक्स या जो प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस है कि कितना, और जैसे कि या तो प्रिसिपिटेशन कम हो जाएगा या फिर इवोपरेशन ज़्यादा हो जाएगा, ये दो ही चीज़ें होगी। बिकॉज व्हाट एम आई डूइंग, P/E, है ना। या तो अगर मुझे इसका रेशियो कम करना है, 16 या 16:13 करना है, तो या तो हम प्रिसिपिटेशन को डिक्रीज करेंगे या इवोपरेशन को इंक्रीज करेंगे, तभी मेरा रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। सो दो केसेस हो सकते हैं। उसके बेसिस पे इन्होंने 5 ह्यूमिडिटिक जोन दिए, ABCDE। A गोज फॉर वेट, B गोज फॉर ह्यूमिड, C गोज फॉर सब ह्यूमिड, D गोज फॉर सेमी एरिड एंड E गोज फॉर एरिड। सिंपल है, हमको ज़्यादा मॉइस्चर से कम मॉइस्चर की तरफ आना है। फिर इसके बेसिस पे इन्होंने और भी सब क्लासीफाई करा, तो इन्होंने 4 सब कैटेगरीज ली थी, RSWD। ठीक है, तो जैसे कॉपन ने बताया था, FMSW, F था मेरा 365 नो ड्राई सीजन, M था मेरा मॉनसूनल सीजन, S था मेरा समर ड्राई एंड W था मेरा विंटर ड्राई। तो ऑलमोस्ट इसी लाइन पे थॉर्नवेट ने भी ये 4 सब क्लासेस दी। इसमें इन्होंने बोला R इज़ लाइक एडिक्वेट रेनफॉल, R इज़ इक्वल टू F ऑफ माई कॉपन। ठीक है, कि सारे सीजन्स में रेनफॉल हो रहा है। S इज इक्वल टू माई S इन कॉपन, कि हाँ समर ड्राई है, समर रेनफॉल डिफिसिट, समर ड्राई बोलो रेनफॉल डिफिसिट बोलो, सेम चीज, बस सिनोनिम्स लगा दिए इन्होंने। W इज फॉर माई विंटर ड्राई, सो वी हैव W हियर। एंड D वॉज न्यू, इन्होंने D बोला कि किसी भी सीजन में बारिश नहीं हो रही है, विच मीन्स एरिडिटी इज एट हाइएस्ट। तो इसके बेसिस पे इन्होंने ये सिंबल्स सारे ABCDE के साथ लगा दिए, एंड देन दे हैड द 20 टाइप ऑफ सब ह्यूमिड जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ द सब सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिसिपिटेशंस। दीज वी सी ना RSWD, ये सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिसिपिटेशन के पैरामीटर्स हैं। सेकेंड इन्होंने दिया था थर्मल इफेक्टिवनेस। थर्मल मतलब टेम्परेचर कितना है। तो इसमें इन्होंने बताया कि टोटल जो टेम्परेचर आ रहा है उसमें से कितना % वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है। तो थर्मल इफिशिएंसी बोलो चाहे टेम्परेचर इफेक्टिवनेस बोलो, दिस वाज हाउ मच द मंथली मीन टेम्परेचर इज डिपार्टिंग फ्रॉम द फ्रीजिंग पॉइंट। आपका फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, मंथली मीन टेम्परेचर आपका 20 डिग्री है, 10 डिग्री है, 30 डिग्री है, 5 डिग्री है, कितना है, इसके बेसिस पे थर्मल इफिशिएंसी रेशियो निकलेगा। इसके लिए 2 फॉर्मूलाज दिए गए थे। थर्मल इफिशिएंसी रेशियो
टी ई इज इक्वल टू टी माइनस 32 डिवाइडेड बाई 4। ये 4 सीजन्स के लिए लिया गया था। तो टी यहाँ पे मेरा हर महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जनवरी, दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर, इन सारे एक एक पर्टिकुलर मंथ का मेरा मीन टेम्परेचर कितना है, एवरेज टेम्परेचर कितना है, उसको मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा थर्मल इफिशिएंसी रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, नाउ थर्मल इफिशिएंसी इंडेक्स निकलने के लिए हम जनवरी टू दिसंबर पूरे 12 महीने के अंदर जो टी ई रेशियो निकला है इसको ऐड ऑन कर देंगे तो हमारा थर्मल इफिशिएंसी इंडेक्स निकल जाएगा। इसके बेसिस पे अब हम टेम्परेचर के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, पहले हमने ह्यूमिडिटी के बेसिस पे डिवाइड करा था। तो टेम्परेचर के बेसिस पे थॉर्नवेट ने 6 टेम्परेचर प्रोविंसेस दिए थे। जैसे जैसे टी ई इंडेक्स का वैल्यू डिक्लाइन होता जाएगा इसका मतलब है कि टेम्परेचर कम हो रहा है, विच मीन्स कि हम लैटिट्यूड से पोलर एरिया की तरफ जा रहे हैं। दिस वुड बी माई इक्वेटर, सॉरी यहाँ इक्वेटर से पोलर की तरफ जा रहे हैं, नॉट लैटिट्यूड से, इक्वेटर से पोलर एरिया की तरफ जा रहे हैं। सो हाईएस्ट टी ई होगा जहाँ पे सोलर इंसोलेशन खूब है, दैट वुड बी माई ट्रॉपिकल, फिर माई मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल, टाइगा एंड टुंड्रा एंड फ्रॉस्ट एरिया विच इज़ माई पोलर कैप्स हो जाएंगी। तो इसके बेसिस पे इन्होंने दिए थे। फिर इन्होंने क्या करा कि जो मैंने अभी प्रिसिपिटेशन इंडेक्स निकाला था, जो टी ई इंडेक्स निकला है और जो मेरा RSWD आया है, इन सब को कंबाइन करके इन्होंने 132 प्रोबेबल कंडीशंस क्रिएट करी कि इतनी थ्योरेटिकल ग्राउंड पे 120 टाइप की क्लाइमेटिक टाइप हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने 120 को रिड्यूस करके 32 एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा है ओनली 32, तो इन्होंने 32 क्लाइमेटिक टाइप वर्ल्ड के अंदर दे दिए थे। तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीजनल पैटर्न था। RSWD, कॉपन का क्या था, FMSW। इसको याद रखना, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। ओके, तो इसके बेसिस पे इन्होंने ये पूरी 32 क्लासिफिकेशंस दे दी थी। नाउ 1948 में इन्होंने फिर से रिक्लासीफाई करा और इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया विच इज़ पोटेंशियल इवोट्रांसपिरेशन। व्हाट इज़ दैट? सबसे पहले समझो इवोपोट्रांसपिरेशन क्या होता है। इवोपोट्रांसपिरेशन इज मेड फ्रॉम 2 वर्ड्स, इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इवोपरेशन इज व्हाट, जो सॉइल से मेरा सॉइल मॉइस्चर वेपराइज होता है, दैट इज माई इवोपरेशन। हम बोलते हैं कि इवोपरेट हो रहा है। हम ये टर्म जो है जब हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करते हैं तब भी बात करते हैं। एंड ट्रांसपिरेशन इज़ व्हाट, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ट्रांसपिरेट होते हैं, या फिर हम लोग प्रिस्पिरेट करते हैं, स्वेट निकलती है, उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा होता है, देयर इज एन एग्जिस्ट फॉर द वाटर वेपर। जो पानी पेड़ के अंदर होता है, जो ये रूट से लेता है, वो पानी एग्जिट करता है। आपने देखा होगा लीव के अंदर छिद्र, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो स्टोमेटाज होते हैं, वहाँ से पानी एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होता है, तो वो ट्रांसपिरेशन होता है। तो जब हम सॉइल के इवोपरेशन को और प्लांट के ट्रांसपिरेशन को कंबाइन कर देते हैं तो दैट बिकम्स माई इवोपोट्रांसपिरेशन, दैट इज द इवोपरेशन फ्रॉम द लैंड सरफेस एंड द ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट। मिस्टेक मत करना, प्लांट से इवोपरेशन मत बोलना, बस प्लांट से जब बोलोगे तो वो ट्रांसपिरेशन कहा जाएगा, और जब सॉइल से, लैंड सरफेस से कहा जाएगा तो वो इवोपरेशन कहा जाएगा। चाहे वाटर बॉडी से भी हम इवोपरेशन ही बोलते हैं, ठीक है। सो दैट अ सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कितना सोलर इंसोलेशन फॉल हो रहा है, विंड कैसी है, ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर कितना है, प्लांट का मैच्योरिटी लेवल कितना है, इन सारी चीज़ों पे ये इवोपोट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है। बट मेरा मेजर फैक्टर, जो मेजर कॉन्सेप्ट थॉर्नवेट ने दिया था, वो पोटेंशियल इवोट्रांसपिरेशन था। पोटेंशियल हम किस चीज़ को बोलते हैं? जैसे आपको भी लगता होगा कि आपने हर दिन पढ़ाई करी, बट इट्स नॉट अप टू योर पोटेंशियल, कि नहीं यार मेरा मैक्सिमम एनर्जी इतना है, मैं इतना मैक्सिमम कर सकता हूँ, बट कर नहीं रहा हूँ, तो आई एम नॉट फुलफिलिंग माई पोटेंशियल। सो पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन इज द सेम थिंग। हमने क्या करा, एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी कि देर इज एन एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल, पानी की कमी है ही नहीं, आपको जितना चाहिए पानी उतना है, ठीक है। उसके बाद में जो मेरी सॉइल एंड प्लांट है, ये कितना इवोपरेट एंड ट्रांसपिरेट कर रही है। प्लांट जो है और जो वो अपनी सर्वाइवेबिलिटी के लिए उसमें इवोल्यूशन होता है। जैसे एरिड प्लांट्स जो हैं वो ज़ेरोफाइटिक होते हैं, वो मिनिमम टू मिनिमम ट्रांसपिरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने एक कंडीशन ऐसे क्रिएट करी कि देर इज़ नो लिमिटेशन टू द मॉइस्चर, ऑल अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉइस्चर इज ऑल द मॉइस्चर इज अवेलेबल। ऐसी कंडीशन के अंदर
how much water would be available for the growth of the vegetation. That means that is the upper limit of the evapotranspirations. So potential evapotranspiration would be equal to potential evaporation from the soil plus potential transpiration by the plant. So that is the potential rate where the evapotranspiration is happening. ऐसी रेट पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन वो इवोपोट्रांसपिरेशन है जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है. जब पानी की कोई कमी नहीं है तो ऐसी रेट ऑफ इवोपरेशन किस पे डिपेंड करेगा? क्लाइमेट पे. सोलर इंसोलेशन कितना आ रहा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. इवोपोट्रांसपिरेशन जैसे ही हम इक्वेटर से पोलर एरिया की तरफ जाते हैं, क्या हो रहा है? सोलर इंसोलेशन डिक्लाइन हो रहा है, सनशाइन एरिया डिक्लाइन हो रहा है. तो पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन डिक्लाइन हो जाएगा जैसे ही हम इक्वेटर से पोलर एरिया की तरफ जाएंगे. इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द विंड एंड द वेपर प्रेशर बिटवीन द सरफेस, अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में. तो ये कैलकुलेट होता है मेरा पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन. इसके बारे में काफ़ी फॉर्मूलाज वगैरह भी हैं. काफ़ी जो थॉर्नवेट थे इन्होंने फॉर्मूला दिया था पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन का 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10T डिवाइडेड बाई आई. दैट आई जो है ये सम ऑफ 12 मंथ है ऑफ टेम्परेचर. T डिवाइडेड बाई 5 1.514 एंड टी जो है वो मेरा टेम्परेचर है और ए जो है इसको फिर से एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना दिया था आई का. सो अगेन देयर वाज अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स बिटवीन दैट, बट हमको सिर्फ ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन का क्या होता है. सो दिस वी कैन वी से कि पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन जो है ये इंडेक्स ऑफ थर्मल एफिशिएंसी भी है कि कितना मॉइस्चर एंड हीट एटमॉस्फेयर के अंदर वापस जा रहा है सॉइल एंड वेजिटेशन से, एंड दैट बिकम्स अ फंक्शन ऑफ व्हाट? सोलर इंसोलेशन. ठीक है, तो ये पोटेंशियल इवोपोरेशन था. इसके अलावा इन्होंने काफ़ी डिफरेंट भी दिए थे. मॉइस्चर इंडेक्सेस दी थी, एरिडिटी इंडेक्सेस दी थी, ह्यूमिडिटी इंडेक्सेस दी थी, जिसके बेसिस पे इन्होंने इनके जो 32 वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था इसको फर्दर डिवाइड करा था. तो दिस इज़ व्हाट माई पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन इज़. इसके बारे में बहुत डिटेल में हमने एनालिसिस करा है हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल के कोर्स के अंदर. उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप video.onlyias.in पे जाके इसको चेक कर सकते हो. देर आर सम सैम्पल वीडियोज़ ऑल्सो. आप चाहो आप हमारा एक्चुअली टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो. ओनली IAS जियोग्राफी ऑप्शनल के नाम से हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम अप टू डेट इन्फॉर्मेशन को, रिलेटेड आर्टिकल, करंट अफेयर न्यूज़ को सब कुछ ऐड करते रहते हैं. सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अस हियर ऑल्सो. इफ़ यू विश टू कनेक्ट मी डायरेक्टली, आई एम ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ little_simple_buddha. ठीक है, इस नाम पे जाके आप सर्च करके यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी देयर ऑल्सो. वेल दैट इज़ इट. आई विल सी यू गाइज इन सम अदर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन. मैं सोच रही हूँ कि हम त्रिवार्ता वाला भी कर ही लेते हैं. वाई टू लीव त्रिवार्ता ऑल्सो, राइट? सो हम लोग नेक्स्ट वाले के अंदर त्रिवार्ता का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन करते हैं. वेल दैट इज़ इट. आई विल सी यू गाइज. अपना ध्यान रखिए. जय हिंद.